और अब खबरें तफसील से। महाराष्ट्र के उद्धव सरकार पर खतरे के बादल मंडला रहे हैं। अजीत पवार की कुछ देर में उद्धव ठाकरे से मुलाकात होने वाली है। शिवसेना की शाम 7 बजे वर्षा में मीटिंग भी मुनक्किद होगी। वहीं दूसरी जानिब महाराष्ट्र में जारी सियासी उथल पुथल के दरमियान महाराष्ट्र स्टेट बीजेपी हेडक्वार्टर के बाहर पुलिस की सिक्योरिटी में अचानक इजाफा कर दिया गया है। शिवसेना के खिलाफ बगावत करने वाले वजीर एकनाथ शिंदे ने कहा है कि शिवसेना को बीजेपी के साथ मिलकर हुकूमत बनानी चाहिए, एनसीपी और कांग्रेस का साथ छोड़ देना चाहिए। एकनाथ शिंदे से सूरत के एक होटल में डेरा डाले हुए हैं, जैसे कि खबर है, और मिलिंद नावरेकर ने एकनाथ शिंदे से मुलाकात की है। दोनों के दरमियान महाराष्ट्र में चल रहे बहरान को लेकर बातचीत हुई। उन्होंने कहा कि हम बाला साहब के मजबूत शिव सैनिक हैं। बाला साहब ने हमें हिंदुत्व सिखाया है। हमने कभी इक्तदार के लिए धोखा नहीं दिया और न ही कभी देंगे। और इस वक्त जो भी वहां पर सूरत हाल है, क्या क्या वहां सरगर्मियां जा रही हैं, एनसीपी के खेमे में क्या कुछ हो रहा है, कांग्रेस के खेमे में क्या कुछ हो रहा है, शिवसेना के खेमे में क्या कुछ हो रहा है, क्या एकनाथ शिंदे वाकई इतने ताकतवर हैं कि वो एमवीए के लिए एक बहुत बड़ा वो कहर बनकर टूटेंगे। हमारे साथ सर्वेश तिवारी जुड़ चुके हैं मुंबई से, हमारे नुमाइंदे। सर्वेश, क्या कुछ चल रहा है? क्या एमवीए वाकई एक एमवीए की सरकार एक बहुत बड़े खतरे से दो चार है? देखिए विशाल जी, अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा। अगर कानूनी प्रक्रियाओं की तरफ ध्यान देखें कि जब एक सरकार बर्खास्त होती है और नई सरकार बनती है तो उसमें कम से कम 4 से 5 दिन का समय ज़रूर लगता है। अभी भले ही एकनाथ शिंदे का, जो शिवसेना से बगावत कर रहे हैं, उनका पलड़ा थोड़ा सा भारी ज़रूर है। 30, 35, 36 विधायकों के साथ वो सूरत में डेरा डाले हुए हैं। लेकिन जैसे ही शिवसेना के मुखिया को इस बात की खबर लगी, उनका जो पहला उनका एक पद था गठ नेता का, उस पद से उनको बर्खास्त कर दिया गया है और उस पद पे अजय चौधरी जो एक एमएलए हैं यहाँ के मुंबई के, उन्हें उस पद पे लाया गया है। तो ये जिस समय आप अगर कुछ पिछली बातों को 2.5 साल पहले का अगर जिक्र करेंगे, जिस तरह से अजीत पवार देवेंद्र फडणवीस के साथ सुबह ही जाके उप मुख्यमंत्री पद का शपथ लिए थे, देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री पद का शपथ लिए थे और एक दिन की सरकार बनी थी। उसके बाद भी ये सारी चीज़ें हुई थी, जिसके बाद एनसीपी की तरफ से अजीत पवार के सारे जो अधिकार थे पार्टी में, उन अधिकारों को बर्खास्त किया गया था, जिसके बाद अजीत पवार को नतमस्तक होना पड़ा था शरद पवार और अपनी एनसीपी पार्टी के आगे। तो कई लीगल ऐसे पॉइंट्स हैं जिसको लेकर एकनाथ शिंदे अभी भी पूरी तरह से मजबूत हैं, ये नहीं कहा जा सकता। लेकिन 35 से 36 विधायक उनके साथ इस वक्त मौजूद हैं सूरत के होटल में, ये बात सच है। लेकिन संजय राउत का तो बयान ये है कि उनके साथ 16, 17 या 18 विधायक ही हैं। जी बिल्कुल, सुबह जिस तरह से वर्षा बंगले पर मुख्यमंत्री निवास पर बैठक बुलाई गई थी शिवसेना विधायक को, वो आंकड़ा संजय राउत सही बता रहे हैं और इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन बीजेपी की अगर बात करें तो बीजेपी के मुख्यालय के ठीक सामने मैं खड़ा हूँ। बीजेपी के मुख्यालय की अगर दाएं बाजू बात करें तो यहाँ पर पुलिस की वैन लग गई है, सुरक्षा बढ़ाई गई है। बाएं बाजू में पुलिस के जवान अधिकारी और वैन देखते हैं कि यहाँ पर सुरक्षा बढ़ा गई है। जो गहमा गर्मी चल रही, जो गर्माहट आई है महाराष्ट्र की सियासत में, उसको लेकर ये प्रिकॉशन के तौर पे बीजेपी मुख्यालय के बाहर ये शिरकत की गई है। बीजेपी हेडक्वार्टर के बाहर सुरक्षा के इंतजाम कड़े किए गए हैं, तो इसकी वजह क्या है? क्या किसी तरह का अंदेशा है, कोई खतरा है यहाँ पर, कि क्या है वजह इसकी? देखिए विशाल जी, जिस तरह से संजय राउत ने अपने बयान में साफ कहा है कि उन्हें कई विधायकों ने कॉल किया है कि उन्हें जबरन सूरत के होटल में रखा गया, उनकी जान को खतरा है, इस तरह का बयान संजय राउत ने जाहिर किया। यहाँ तक कि एक नेता की पत्नी ने अपने पति के गायब होने की शिकायत भी थाने में दर्ज कराई है। तो कुल मिला कर संजय राउत के बयान के बाद अगर वाकई इस तरह की हरकत कुछ हुई है, और जो ब्लेम लगाया जा रहा है कि संजय राउत ने कहा कि हमारे विधायकों को जान का खतरा है, वो कह रहे हैं हमें जान से मार दिया जाएगा,
तो कहीं ना कहीं महाराष्ट्र की सियासत में जिस तरह से बीजेपी विरोधी पक्ष के रूप में सामने है, तो बीजेपी भी का भी एक बहुत बड़ा रोल है। जिस तरह से राज्यसभा के चुनाव में बीजेपी ने जीत हासिल की, विधान परिषद में हाल ही में अपने 5 उम्मीदवारों को लेकर जीत हासिल की, उसके बाद बीजेपी का पलड़ा ज़रूर भारी हुआ है। लेकिन अब एकनाथ शिंदे जब शिवसेना से ही बगावत करके कई ढेरों 2/3 विधायक, अगर शिवसेना के सभी विधायकों का एक आंकड़ा पकड़े तो 55 में से 2/3 विधायक यानी कि 36 विधायकों का एक आंकड़ा लेकर एकनाथ शिंदे अकेले बैठे हैं। लेकिन बीजेपी के सूत्रों के हवाले से एक खबर आ रही है कि अगर अमूमन आगे चल के 2 या 3 या 4 दिन बाद अगर एकनाथ शिंदे इन तमाम विधायकों के साथ अगर बीजेपी की तरफ रुख करते हैं, तो सरकार बनाने की कवायद जिस तरह से होगी, उस कवायद को लेकर बीजेपी इस बार कम से कम कोई जल्दबाजी नहीं करना चाहती। जितनी भी लीगल पॉइंट्स हैं, जो प्रक्रियाएं हैं एक सरकार बनाने को लेकर, जो फार्मूला उन्होंने राजस्थान और अन्य राज्यों में अपनाया था पहले की सरकार को धाराशाही करने के लिए, उन फार्मूलों को महाराष्ट्र में आजमा सकती है, लेकिन इस बार कोई जल्दबाजी नहीं करेगी। फिलहाल अभी भी महाराष्ट्र विकास की जो आघाड़ी सरकार है, उसको लेकर जितने भी इस गठन को सरकार करने वाले तमाम शीर्ष नेता थे, अशोक चौहान की बात करें, बाला साहब थोरात की बात करें, अजित पवार की बात करें, ये तमाम नेता जो हैं वर्षा बंगले पर धीरे धीरे पहुँच रहे हैं। 7 बजे की बैठक है और इस 7 बजे की बैठक में एक जो रणनीति तैयार होगी महाविकास आघाड़ी सरकार शीर्ष नेताओं की, वो रणनीति के बाद जो उनका बयान है उसको देखा जाएगा। शरद पवार भी देर रात तक उद्धव ठाकरे से मुलाकात कर सकते हैं। हालांकि उन्होंने अपना एक बयान जरूर दिया कि उन्हें कई चीज़ों के बारे में जानकारी नहीं है, वो बात करके बताएंगे कितने विधायक उनके साथ हैं, कितने नहीं, क्या हुआ, ये उनकी पार्टी शिवसेना के अंदरूनी मामला है। शरद पवार अपनी बात कहकर साइड लाइन जरूर हो गए। अब जब फेस टू फेस शरद पवार की बात होगी उद्धव ठाकरे से, तो क्या मसला है, क्या वाकई एकनाथ शिंदे को दरकिनार किया जा रहा था पार्टी से? उनके सर्वेश, एक सवाल यहाँ काफी अहम है कि शिवसेना विधायकों की बैठक बुलाई गई थी, तो उसके फिगर के बारे में कुछ बात साफ नहीं हो पा रही है कि कितने विधायक, कितने एमएलए शिवसेना के मौजूद थे। अब मैं आपसे जानना चाहता हूं कि अगर संजय राउत ये कहते हैं कि एकनाथ शिंदे के पास 17-18 विधायक ही हैं, इसका मतलब है कि बाकी जो एमएलएज हैं वो जो शिवसेना की बैठक थी उसमें कमोबेश उतने पहुंच जाने चाहिए। क्या ऐसा हुआ? देखिए, शिवसेना के संजय राउत ही नहीं, एक आध दो और भी नेताओं ने बयान दिया है कि वर्षा बंगले पर जब बैठक हुई तो शिवसेना के तकरीबन 26 या 27 विधायक मौजूद थे। अब जबकि शिंदे की तरफ से दावा किया जा रहा है कि उनके जो नज़दीकी सूत्र हैं उनके जरिए उनके साथ तकरीबन 35 से 36 विधायक सूरत के एक होटल में रुके हुए हैं। हालांकि ऑथेंटिक चीज़, अब जितने भी न्यूज़ चैनल या समाचार चला रहे हैं, ऑथेंटिक जानकारी किसी की पास भी नहीं है कि शिंदे के पास कितने विधायक हैं, क्या है। लेकिन संजय राउत अलग बयान दे रहे हैं कि धमकाया जा रहा है, जान का खतरा है। एक विधायक की पत्नी ने शिकायत तक दर्ज करा दी है। ये सारा राजनीतिक उपक्रम जो चल रहा है महाराष्ट्र की सियासत में पहली बार नहीं है। इसके पहले भी 2.5 साल पहले भी लगातार 2-3 महीने तक लगातार महाविकास आघाड़ी सरकार बनाने को लेकर कवायद चल रही थी, जिसमें शरद पवार ने मुख्य भूमिका निभाई थी, तब जाकर कहीं ये सरकार बनी थी। सर्वेश, एक आखिरी सवाल आपसे करना चाहूंगा कि जिस तरह से एकनाथ शिंदे को उनके पद से हटाया गया है और आपने बताया कि अजय चौधरी को उनके पद पर लाया गया है, तो इसका क्या पैगाम है? क्या एकनाथ शिंदे इस कदम से और ज्यादा वो बागियाना तेवर अपनाएंगे, या उनका ये जो एक तरह से विद्रोह है वो ठंडा पड़ेगा, उनके साथी जो उनके साथ कुछ विधायक है वो शायद उनसे अब थोड़ा छिटकेंगे? विशाल जी, ये सवाल बहुत ही वाजिब पूछा आपने कि जिस तरह से शुरुआत में बगावत की खबर आई सुबह 7 बजे के बाद ही कि एकनाथ शिंदे अपने कई समर्थकों को विधायकों के साथ सूरत में हैं और दावा कर रहे हैं कि वो एनसीपी और कांग्रेस से उद्धव ठाकरे नाता तोड़कर बीजेपी से नाता तोड़े। अब जिस तरह से खबर बढ़ती गई तो सबसे पहला शिवसेना के मुखिया ने कदम उठाना उचित समझा कि जो उनकी एक गठ नेता का पद था तो महाराष्ट्र विधान भवन में, वो गठ नेता का पद हटा देने से उनके जो एक अधिकार होता है तमाम विधायकों पर, वो अधिकार पूरी तरह से खत्म हो जाता है। तो आगे चलकर इस तरह की अगर बातें आती हैं कि आपके साथ थे, अब तो कई विधायक जब सामने आकर बातचीत करेंगे तब ये बात साबित हो कि ये उनके साथ है या नहीं है। हालांकि अभी तक सामने आकर किसी ने कोई बयान नहीं दिया है। यही चीजें अजित पवार जब जी बोले अपनी बात पूरी कर लें। जी हाँ जी सर्वेश, अपनी बात पूरी कर लें। जो गठ नेता से जो हटाया गया एकनाथ शिंदे को आज आजम जी, जिस तरह से आज एकनाथ शिंदे को जो शिवसेना के गठ नेता पद से हटाया गया है,
यही चीज़ें अगर आप याद करेंगे तो जिस वक्त अजीत पवार के एनसीपी के तमाम विधायकों को लेकर शरद पवार की बिना मंजूरी के साथ देवेंद्र फडणवीस के साथ जो मिलकर सरकार बनाई थी, सुबह 7 बजे के करीब जो शपथ विधि हुआ था, एक दिन की सरकार बनी थी, उस दौरान भी एनसीपी ने सबसे पहले यही चीज़ किया था कि अजीत पवार का जो अधिकार वाला क्षेत्र था, जो उनका एक पद था, वो पार्टी से पूरी तरह से बर्खास्त कर दिया था। तो उनके पास वो अधिकार नहीं रह गया था। तो यही रणनीति शायद शिवसेना भी अपना रही है, जो एक लीगल प्रोसेस कह सकते हैं पार्टी की। तो देखते हैं अब इसमें आगे क्या कुछ है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर्वेश जी, आपने बहुत तफसील से हमारे नाजरीन तक जानकारी पहुंचाई है। तो इस वक्त महाराष्ट्र की हुकूमत किन खतरों से दो चार है और वहां क्या हालात हैं, इस बारे में हमारे नुमाइंदे सर्वेश हमें बता रहे थे। आगे बढ़ते हैं। महाराष्ट्र कानून साज काउंसिल के इंतखाबात में बीजेपी के 5 उम्मीदवारों की कामयाबी से बीजेपी में जश्न का माहौल है। औरंगाबाद में बीजेपी लीडरों ने जबरदस्त जश्न मनाया और इस कामयाबी को रियासत में इक्तदार की तब्दीली का इशारा करार दिया। इस मौके पर गलमंडी इलाके में आतिशबाजी की गई, ढोल ताशों के साथ खुशी का इजहार किया गया। औरंगाबाद से बीजेपी के रुकन असेंबली अतुल सावे का कहना है कि साबिक वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस की कामयाब हिकमत अमली के नतीजे में बीजेपी को यह गैर मामूली कामयाबी मिली है। ये जल्लोश ऐसा है कि 10 तारीख को हमारे 3 खासदार चुन के आए थे और कल 20 तारीख को हमारे 5 विधान परिषद के आमदार चुन के आए। जबकि हमारे पास मतों का गणित नहीं था, उसके बावजूद भी हमने हमारा 5वां उम्मीदवार चुन के लाए। और ये सारी जो है, इसके पीछे पूरा प्लानिंग जो है माजी मुख्यमंत्री और विरोधी पक्ष नेता आदरणीय देवेंद्र जी फडणवीस साहब का है। और हम जानते हैं कि आने वाले समय में उनके ही प्लान से इस महाराष्ट्र में सत्ता परिवर्तन होगा और ज़रूर इस महाराष्ट्र में जोरदार ताकत से ये सरकार बनेगी हमारी। और आगे बढ़ते हैं। अनिल सावे बीजेपी एमएलए औरंगाबाद, इन्होंने अभी बयान दिया जो आपने सुना। आगे बढ़ते हैं। महाराष्ट्र कानून साज काउंसिल में बीजेपी के 5 अरकान मुंतखब होकर पहुंच गए, जिसकी वजह से बीजेपी में जश्न का माहौल है। तो दूसरी तरफ 1 दर्जन से ज्यादा अरकान असेंबली के फोन बंद होने की वजह से रियासत की उद्धव ठाकरे हुकूमत के इस्तेहकाम पर सवाल निशान लग गया है। इन अरकान असेंबली में मराठवाड़ा के एमएलए भी शामिल हैं। बीजेपी एमएलए अतुल सावे का कहना है कि वजीर आला उद्धव ठाकरे की मनमानी की वजह से ऐसे हालात पैदा हुए हैं। सावे ने दावा किया है कि रियासत में गैर यकीनी तौर पर तब्दीली का इम्कान है। ये नाराजी तो 2.5 साल से थी, कोई आमदार का कोई भी काम नहीं हो रहा था। माननीय मुख्यमंत्री किसी से मिलते नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री ने सारे काम जो डेवलपमेंट के काम थे, जो विकास के काम थे, उस पर स्थगिति लाई है। आज एक उदाहरण मैं देता हूं, जो 1680 करोड़ की योजना जो पानी की संभाजी नगर की है, उसके लिए हमने कई बार मांग की पैसे की, मतलब उसके लिए फंड्स का प्रोविज़न किया जाए। बट ये सरकार ने 2 बजट हो गए, बट 2 बजट में एक भी रुपया इस 1680 करोड़ के विकास के काम को, और ये संभाजी नगर के मेरी माता बहनों का उनको शाप लगा है, उनकी बद्दुआएं लगी है, जिसके वजह से आज ये सरकार की हालत। महाविकास अघाड़ी सरकार मुतालिक एमएलए मुफ्ती इस्माइल कासमी का कहना है कि इस सरकार के जाने से या दूसरी सरकार के आने से हमें खुशी या गम नहीं है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जिम्मेदारान इस मामले में जो फैसला करेंगे, हम इस फैसले पर कायम रहेंगे। आज भी इस वक्त जो सूरत हाल है, 2.5 साल का अरसा गुजरा और हमें महाविकास अघाड़ी की तरफ से कोई अच्छा फंड मिला हो, ऐसा हमारे साथ हुआ नहीं। इसलिए आज की जो सरकार है, हमें उनसे आशाएं तो थी, आज भी आशाएं हैं और हम ये चाहेंगे कि उनकी सरकार रहे। जिस तरह चल रहा है मामला, इससे बेहतर तरीके से चले, हमारी ये चाहत है। आज इस वक्त मैं मालेगांव में रहते हुए अपना पक्ष, अपनी पार्टी, इन दोनों चीज़ों को वाज़े करना चाहता हूं कि हमने महाविकास अघाड़ी को सपोर्ट नहीं किया था। और महाराष्ट्र में बागी समझे जा रहे रुकन असेंबली एकनाथ शिंदे के साथ जो अरकान असेंबली शामिल हैं, उनमें अकोला के बालापुर इंतखाबी हल्के से रुकन असेंबली नितिन देशमुख भी मौजूद हैं। शिवसेना रुकन असेंबली की सूरत के होटल में तबीयत खराब होने की भी इतलात हैं। उधर नितिन देशमुख की बीवी ने अकोला के सिविल लाइन पुलिस स्टेशन में उनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई है, जिसको लेकर सियासी गलियारों में अलग अलग तबसरे किए जा रहे हैं। सिविल लाइन पुलिस स्टेशन में माननीय आमदार साहब नितिन देशमुख साहब मिसिंग हो गए हैं।
ऐसी कंप्लेंट उनकी पत्नी ने आके दर्ज की है, उसके हिसाब से मिसिंग रजिस्टर में उसकी एंट्री करके पूरी तपास सिविल लाइन पुलिस स्टेशन कर रही है। मराठवाड़ा की अव्वलीन दीनी दरसगाह जामिया काशिफुल उलूम के तलबा ने SSC के इम्तिहानात में नुमाया कामयाबी हासिल की। जामिया का रिजल्ट 100% रहा। जामिया के जिम्मेदारों का कहना है कि तलबा को दीनी तालीम के अलावा असरी उलूम से वाकिफ करवाना जामिया के तरजीहात में शामिल है। एक रिपोर्ट देखिए। औरंगाबाद में वाक़ जामिया काशिफुल उलूम का शुमार मराठवाड़ा की अव्वलीन दीनी जामियात में होता है। जामिया काशिफुल उलूम से फारिग तलबा मुल्क और बैरून मुल्क में जामिया का नाम रोशन कर रहे हैं। इस साल मैट्रिक के इम्तिहानात में जामिया के 27 तलबा ने शिरकत की और कामयाबी हासिल की। आलिमियत करने वाले बच्चे, आलिम होने वाले बच्चे, हाफिज होने वाले बच्चे हमारे पास इस SSC के भी इम्तिहान देते हैं, HSC के भी इम्तिहान देते हैं, यानी 10वीं और 12वीं के भी। इस साल 27 बच्चों ने SSC के और HSC के इम्तिहान दिए, जिसमें से तमाम बच्चे कामयाब हुए हैं, लेकिन आपके 8 बच्चों ने टॉप किया है, अच्छे नंबरात से कामयाबी हासिल की है SSC में। जामिया काशिफुल उलूम में हिफ्ज़, आलिमियत और दारुल इफ्ता की तालीम दी जाती है। तालिबात के लिए भी अलहदा से मदारिस और मकातिब का जाल बिछाया गया है। जामिया काशिफुल उलूम में मराठवाड़ा और दीगर रियासतों के तलबा भी ज़ेरे तालीम है। कोरोना वबा के बावजूद जामिया के जिम्मेदारों ने तालीमी मयार को बरकरार रखने की हर मुमकिन कोशिश की। मैट्रिक में कामयाब तलबा ने अपने तासुरात कुछ यूँ बयान किए। हम अभी आलिमियत करते जामिया इस्लामिया काशिफुल उलूम में। आखिरी साल आलिमियत का है हमारा, आलिया राबिया में है। इसी के साथ हमने 10 का एग्ज़ाम दिया और अल्हम्दुलिल्लाह उसके अंदर 64 पॉइंट हमारा परसेंटेज आया और हम मुस्तकबिल के अंदर लॉयर ऑफ पॉलिटिकल करना चाहते हैं और इसी साथ आलिमियत के बाद इफ्ता और फजीलत भी करना चाहते हैं, क्योंकि हमारा इरादा है कि दोनों तालीम साथ में हो। हम जामिया इस्लामिया काशिफुल उलूम में आलिमियत की तालीम हासिल कर रहे हैं। हम यहाँ पर आलिया सालिसा के अंदर हैं और हमने आलिया सालिसा के साथ साथ मैट्रिक की तैयारी करें, जिसमें हमको 62% मार्क्स आए हैं और हम मुस्तकबिल में डी फार्मेसी करना चाहते हैं। हम असली तालीम इसलिए हासिल करना चाहते हैं ताकि हम लोगों की खिदमत कर सकें और लोगों को बताएं कि दुनिया के साथ साथ दीन की तालीम। जामिया काशिफुल उलूम से अब तक तकरीबन 4 तलबा हाफिज बन चुके हैं। 2000 तलबा आलिम और 2500 तालिबात आलिमियत का कोर्स मुकम्मल कर चुकी हैं। जामिया काशिफुल उलूम मराठवाड़ा की वाहिद ऐसी दरसगाह है जो दीनी उलूम के साथ असरी उलूम को भी तरजीह देती है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए औरंगाबाद से अजहरुद्दीन की रिपोर्ट। मुबरा के खरडी तालाब में एक 18 साल नौजवान मतीउल्लाह खान की डूबने से मौत हो गई। वो गुज़िश्ता कल दोपहर को अपने दोस्तों के हमरा तैरने की गरज से तालाब पर गया था, लेकिन उसे तैराकी नहीं आती थी। उसके बावजूद तालाब में कूद गया और वापस नहीं लौटा। मुबरा फायर ब्रिगेड, RDMC और दीगर मकामी लोगों ने सख्त मशक्क़त करके 5 घंटे बाद तालाब से मतीउल्लाह की लाश को बाहर निकालकर अहले खाना के सुपुर्द किया। वो घर में सबसे बड़ा था। मुंब्रा में सुन्नी दावत इस्लामी की जानिब से हर साल की तरह इमसाल भी 10वीं व 12वीं जमात के तलबा के लिए तालीमी रहनुमाई कैंप का इनेकाद किया गया, जिसमें माहिरीन तालीम ने बच्चों की जहन साजी की और मुस्तकबिल में कहाँ एडमिशन लें, किस मज़ामीन का इंतखाब करें, इस पर गुफ्तगू की। सुन्नी दावत इस्लामी की टीम उम्मीद की जानिब से यहाँ पर करियर काउंसलिंग का एहतमाम किया गया। उसकी वजह ये है कि हमारे बच्चों में तालीमी अवेयरनेस, तालीमी बेदारी जो है वो पैदा की जा सके। और सबसे अहम बात ये होती है कि SSC HSC तक हमारे बच्चे टारगेट सिलेक्ट नहीं कर पाते, तो हमारा ख़ास इसे रखने का मकसद यही था कि हम अपने बच्चों को टारगेट बताएं कि आप जो है SSC के बाद ये ख़वातीन को माशी तौर पर खुद कफील बनाने के लिए जमात इस्लामी हिंद नांदेड़ की जानिब से शहर के मुख्तलिफ मकामात पर सिलाई सेंटर चलाए जा रहे हैं। ऐसा ही एक सिलाई सेंटर असरा नगर में पिछले कई माह से निहायत कामयाबी के साथ चल रहा है। यहाँ से अब तक 40 ख़वातीन पर मुश्तमिल 2 बैचेज फारिग हो गई हैं। इन दोनों बैच में
सिलाई का काम सीखने वाली ख्वातीन के एजाज़ में आज एक तहनीती तकरीब और जलसा तक़सीम असनाद का एहतमाम किया गया। जमात इस्लामी हिंद शोबे ख्वातीन के मकामी जिम्मेदारान के हाथों पहली और दूसरी बैच में सिलाई का काम सीखने वाली और लिए गए इम्तहान में इम्तियाजी कामयाबी हासिल करने वाली ख्वातीन को खुसूसी इनामात तक़सीम किए गए। हज़रत खतीजा सिलाई सेंटर के टीचर है और पहले भी हमारी एक बैच ऐसी मुकम्मल हुई है, 4 महीने की एक बैच है, तो ये दूसरी भी बैच हमारी मुकम्मल हो गई है। इस इस्लामी जमात की तरफ से ये कोशिश है कि बच्चियों के लिए कुछ अच्छा हुनर हासिल करने की एक कोशिश है ये। और यहाँ बहुत से बच्चियों ने अच्छे अच्छे पैटर्न भी सिए हैं। यहाँ सिलाई के कुछ एग्ज़ाम भी लिए जाते हैं बच्चियों से। फिर और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक।